Today we will continue chapter 1 of history for class 10th and chapter name is the rise of nationalism in Europe. लास्ट वीडियो में हमने रोमांटिसिज्म टॉपिक को देखा था जिसको हिंदी में कहते हैं रूहानियत। तो रोमांटिसिज्म किस तरह से क्रिएट होता है, इसमें क्या रोल प्ले करते हैं फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, लैंग्वेज का किस तरह से यूज़ किया जाता है नेशन फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए, ये सब कुछ हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जो कि जुड़ा हुआ है फ्रांस से। तो फ्रांस को एक बार हम लोग दोबारा से इसके अंदर होने वाली इंसिडेंट को, घटनाओं को हम लोग रिकॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग जैसे फ्रांस की होती थी 1789 के रिवोल्ट से, जिसमें लुई 16 को गद्दी से हटाया गया। उसके बाद फ्रांस के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो काम करती है 1799 तक। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है जो फ्रांस की बागडोर अपने हाथ में संभालता है और 1799 से 1815 तक 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस पर राज कर रहा है। फ्रांस में उत्पात मचाने के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना उत्पात मचाता है और उसके बाद युद्ध होता है द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रशिया और रशिया, इन चारों की मिली हुई आर्मी जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देती है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के हार जाने के बाद वहाँ पर दोबारा से कंजर्वेटिज्म को लाया जाता है। कंजर्वेटिज्म जो है वो 1815 से 1830 तक वहाँ पर शासन करते हैं। बर्बन डायनेस्टी के किंग्स वहाँ पर दोबारा से रूल करते हैं, लेकिन 1830 में दोबारा से रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है और लुइस फिलिप को वहाँ पर दोबारा से रूलर घोषित कर दिया जाता है, जो कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूप से करने का काम को शुरू कर देता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब 1848 में क्या घटनाएं हुई। 1830 से 1848 आ गए, यानी कि लगभग 18 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इन 18 ईयर्स में फ्रांस के हालात जो हैं वो सुधरते नहीं और बिगड़ जाते हैं। तो रीज़न देख लेते हैं किस तरह से हंगर, हार्डशिप कन्वर्ट हो जाती है एक पॉपुलर रिवोल्ट के अंदर, उसे भी हम लोग इसी वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रांस के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें देखने को मिला, जनसंख्या जो है वो बढ़ रही थी। अब जनसंख्या बढ़ने से दो प्रॉब्लम सामने आई, एक थी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी थी राइज ऑफ फूड प्राइस। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगार लोग दिखे, उससे क्या हुआ, उससे बढ़ गया भाई माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, जब गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो वो अपने आप को माइग्रेट करते हैं, वो आते हैं शहरों में वर्क के लिए। और शहरों में क्या हो जाता है, पहले से ही जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर काम नहीं मिल पाता और गांव से जो लोग आते हैं उन्हें भी काम देना है, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है फ्रांस के अंदर। दूसरा रीज़न इसका था स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट। अब जो गुड्स थे जो ब्रिटेन में प्रिपेयर होते थे वो बहुत ही सस्ते होते थे, तो जो फ्रांस के मर्चेंट और ट्रेडर हैं वो फ्रांस में बने हुए सामान को यूज़ ना करके ब्रिटेन से सामान को मंगवाकर उसे फ्रांस में बेचते थे। तो फ्रांस के सामान की डिमांड बहुत कम थी, जिसके कारण फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्क स्टार्ट ही नहीं हो पाता था। और ये भी एक रीज़न रहा अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि लोग जो हैं वो ब्रिटेन के सामान को प्रेफर करते थे। और क्यों प्रेफर करते थे, क्योंकि ब्रिटेन का सामान जो है वो थोड़ा सस्ता भी होता था और उसके साथ साथ उसमें उन्हें चॉइसेस भी काफ़ी मिल जाती थी। तो लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ रहा था, इससे ये फ़र्क पड़ रहा था कि फ्रांस अपने आप को अपनी ही मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था और फ्रांस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फैक्ट्री हैं उसमें भी काम नहीं चल पाता था, क्योंकि सारा सामान जो है वो बाहर के देश यानी कि ब्रिटेन से ही सारा इंपोर्ट किया जाता था और वहीं पर उसी सामान का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। सेकंड हमने जो रीज़न देखा जो है राइज ऑफ फूड प्राइस। अब इसके क्या रीज़न थे, इसके रीज़न ये थे, देखिए, मोर पीपल टू फीड,
पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो बहुत सारे लोग हो गए थे जिन्हें अब भोजन की ज़रूरत थी। अब भोजन की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा लोगों को भोजन की ज़रूरत है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, डिमांड्स बढ़ने लगेंगी। डिमांड हाई होंगी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे। तो राइज ऑफ फूड प्राइस होने के यही एक बड़ा रीज़न था कि बहुत सारी जनसंख्या जो है वो फ्रांस में बढ़ रही थी और बहुत से लोगों को फीड करवाना था हमें। बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेलियर, हमेशा जो फ्रांस है वो आपको पता है कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी वहाँ पर इस तरह का मौसम होता था तो हार्वेस्ट को बहुत बुरा जो है खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो बैड हार्वेस्ट जो होती थी या क्रॉप फेलियर जो होता था उसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो पाता था और राइज ऑफ फूड प्राइस देखने को मिलता था। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, अगर बैड हार्वेस्ट होगी, क्रॉप फेलियर होगा तो फूड ग्रेन में शॉर्टेज आएगी, जिससे क्या होगा, जिससे फूड प्राइस इंक्रीज़ होंगे। प्रोडक्शन लेस था, डिमांड हाई थी, और इससे क्या होता है, जब प्रोडक्शन लेस हो, डिमांड हाई हो, तो इससे भी फूड प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इन दोनों ही चीज़ों से, अनएम्प्लॉयमेंट और राइज ऑफ फूड प्राइस से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी फ्रांस के अंदर, उन्हें देख लेते हैं। तो आउटब्रस्ट ऑफ पीपल 1848, तो 1830 से लेकर 1848 तक तो लोग जैसे तैसे सह रहे थे, लेकिन 1848 में सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने लगी और लोगों ने क्या किया, क्रांति कर दी। लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ले फ्रॉम द पोजीशन, और लुइस फिलिप को क्या किया गया, फोर्स किया गया कि तुम यहाँ से अपनी पोजीशन से अब उसे छोड़ो, यहाँ से छोड़कर इसे भाग जाओ। और नेशनल असेंबली जो है वो क्या प्रोक्लेम करती है, वो अपना दावा पेश करती है गद्दी पर बैठने का, और अपने आप को क्या दावा कर देती है वो, कि उनकी कंट्री अब एक रिपब्लिक कंट्री है और सभी लोगों को, सबसे पहले सभी अडल्ट सिटीजन को यहाँ पर वोटिंग राइट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लुइस फिलिप जो है वो भी जब सिचुएशन को सही नहीं कर पाता फ्रांस की, तो एक बार दोबारा से यहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ और इस रिवोल्यूशन के बाद नेशनल असेंबली जो है उसे दोबारा से पावर मिल जाती है और वो कंट्री को रिपब्लिक घोषित करके सभी लोगों को, सभी अडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग पावर जो है वो दे देते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेन उनकी प्रॉब्लम थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। तो राइट टू वर्क भी जो है वो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड कराया जाएगा, ये भी इनकी घोषणाओं में से एक मेन घोषणा थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सलैसा। तो सलैसा के कुछ बुनकर थे, उनकी एक कहानी भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी रिवोल्ट में काफ़ी फेमस है, विद्रोह की क्रांति में, क्रांति या विद्रोह में काफ़ी फेमस है वीवर इन सलाइसा की स्टोरी, तो इसे भी देख लेते हैं। वीवर इन सलाइसा हैड लेड ए रिवोल्ट इन 1848 अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो सलाइसा जो है वहाँ में क्या होता था, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वीवर्स को कुछ पैसे दे करके, बुनकर्स को कुछ पैसे दे करके उन्हें क्या कहते थे कि तुम्हें अब एडवांस दे दिया है और तुम इससे क्या है अपनी ज़रूरत का सामान लेके प्रोडक्शन करो और कपड़े को बुनने का काम करो। ही सप्लाइड दैम रॉ मटेरियल एंड गेव दैम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल। तो कपड़ा बुनने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता था और ऑर्डर दिया जाता था कि आपको इतने समय में इतना काम जो है वो करना है। बट ही रिड्यूस पेमेंट ऑफ वीवर, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसने वीवर की पेमेंट को रिड्यूस कर दिया, बिना उन्हें बताए उनकी जो जितना भी उन्हें मिलता था या देता था उससे काफ़ी कम पेमेंट उन्हें दी। तो इससे क्या हुआ, इससे वीवर जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गए। तो लार्ज क्राउड ऑफ वीवर अमर्ज फ्रॉम देयर होम एंड मार्च इन पेयर टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर। तो बहुत सारे वीवर जो हैं, बहुत सारे बुनकर जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, एक जगह पर इकट्ठे हुए, एक मार्च करते हुए वो उस कॉन्ट्रैक्टर के बंगले में पहुंच गए। अब यहाँ पर वीवर्स डिमांड करते हैं कि उन्हें हाई वेज मिले, उन्हें और अच्छी जो है उनकी दिहाड़ी मिले। दे डिस्ट्रॉय कॉन्ट्रैक्टर मैंशन, वो उसके बंगले को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर फील्ड विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस पूरी की पूरी घटना के अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हेल्प लेता है सोल्जर्स की, और बाद में इस रिवोल्ट के अंदर जो 11 वीवर्स हैं
उन्हें मार दिया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा दुखद था ये, लेकिन इससे एक ये देखने को मिला समाज के अंदर कि वीवर जो हैं वो किस तरह से अपने राइट्स के लिए एक रिवोल्ट करते हैं। तो इसको भी रिवोल्यूशन में जगह दी गई है और इस पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जिसमें कि हमें मेनली जर्मनी में जो रिवोल्यूशन हुआ उसे देखना है। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।